मैं प्रोफेसर अर्जुन दास खत्री आज बुद्धि एवं स्मृति पर चर्चा करूंगा। बुद्धि एवं स्मृति के रहस्य को समझना सभी वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कार्य को करेंगे, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसमें बुद्धि और स्मृति दोनों आवश्यक होती है। बुद्धि वो शक्ति है जिससे व्यक्ति अपने ज्ञान व जानकारियों को ग्रहण एवं संरक्षित करता है। सभी लोग जानते हैं, अब सभी को ये भी सब जानते हैं कि हमारी जो बुद्धि है उसका स्थान मस्तिष्क के अंदर होता है, और मस्तिष्क जो है एक मूर्त रूप है। पता होता है कि अगर उसको ओपन करें तो उसके अंदर मस्तिष्क रहता है, तो लेकिन पर बुद्धि जो है उसमें अमूर्त शक्ति है। अब इसको जो है हम कंप्यूटर के और सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। हमारा मस्तिष्क जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर की भांति है, दिखाई देता है प्रत्यक्ष, लेकिन जो बुद्धि है वो सॉफ्टवेयर की भांति होती है। जैसे कंप्यूटर में हम लोड कर देते हैं, विंडो लोड कर देते हैं, या फिर हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट के या दूसरे कोई और ऐप लोड कर देते हैं और उनके माध्यम से हम कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारी बुद्धि है वो बुद्धि भी उसी प्रकार से कार्य करती है, अमूर्त रूप से कार्य करती है। तो उसमें उसका जो काम होता है, जैसे कंप्यूटर में 3 स्थितियाँ हैं। एक उसका जो पहला खंड होता है वो सूचना एकत्र करता है, उसके बाद में दूसरे में उसकी प्रोसेसिंग होती है, और तीसरे में हमको आउटपुट मिलता है, और उसके जो है सेव करते हैं तो वो संरक्षित हो जाते हैं जो उसके परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार से 3 स्थितियाँ हैं। तो बुद्धि की भी वैसी 3 स्थितियाँ हैं। बुद्धि में भी एक क्षेत्र है उसमें सूचनाएं ग्रहण होती हैं, दूसरा क्षेत्र उसकी प्रोसेसिंग होती है, और तीसरा क्षेत्र जो है वो उसमें जो है उसका परिणाम प्राप्त होता है, और फिर वो स्मृति के भंडारण क्षेत्र में चला जाता है तो एकत्र हो जाता है। तो अब इस प्रकार से जो बुद्धि है वो हमारी काम करती है, और इसमें भी जो है अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं उनकी अब अलग अलग कार्य करेंगे, तो अलग अलग कार्य करेंगे तो ज्ञान भी अपनी बुद्धि में अलग अलग भरेंगे। जब ज्ञान अलग अलग भरेंगे तो जब उसकी पुनः प्राप्ति होगी तो वो भी अलग अलग क्षेत्रों की होगी। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि होती है उसमें वो उसको जाते हैं। अब दूसरी बात आती है स्मृति की। बुद्धि तो समझ में आ गई कि हाँ ग्रहण करती है, पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम स्मृति का होता है। आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ समझा, समय पर व्यक्त नहीं कर सकते, परीक्षा में उसका उत्तर नहीं दे सकते, फिर लाभ क्या हुआ उसको याद करने का। तो इसी तरह समझना होगा कि स्मृति के भी 3 क्षेत्र होते हैं। एक जो होता है, एक स्मृति का क्षेत्र जो होता है वो सूचनाओं को ग्रहण करता है। अब जिस व्यक्ति की क्षमता जो है सूचनाओं को ग्रहण करने की अच्छी होगी तो वो तुरंत कोई चीज़ बताएंगे उसको याद में आ जाएगा, वो फिर आपको पुनरावृत्ति करके दे सकता है कि आपने हमसे ये कहा या मैंने इसमें ये पढ़ा, वो तुरंत बता देगा, उसकी स्मरण शक्ति तेज है। अब उसके बाद में प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी, तो अगर प्रोसेसिंग यूनिट भी उसकी स्ट्रांग है, मजबूत है, तो वो जो बातें उसने ग्रहण की हैं वो तत्काल उनकी प्रोसेसिंग कर देगा, और प्रोसेसिंग करके जिस दिशा में करनी है वो उसके परिणाम निकाल लेगा, वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो जिसके पहले भी यूनिट अच्छी है, मन ग्रहण करने की क्षमता भी अच्छी है, और उसके बाद में दूसरा उसका प्रोसेसिंग यूनिट भी अच्छी है, तो किसी बात को कहो वो तुरंत समझ लेगा, उसको देर नहीं लगेगी समझने में। अब उसके बाद तीसरा क्षेत्र जो आता है वो उसके आउटपुट का है, भंडारण का है। तो प्रोसेसिंग अगर यूनिट तेज है तो आउटपुट तुरंत निकल आएगा, पर भंडारण जो होता है फिर वो उसका अलग कार्य क्षेत्र है। अगर स्मृति का भंडारण क्षेत्र कमज़ोर है तो वो बात समझ ग्रहण कर लेगा, समझ भी लेगा, और उसके बाद में उसको पुनः व्यक्त नहीं कर पाएगा, कुछ समय बाद भूल जाएगा, तुरंत उसकी एकत्र ही नहीं होगी। तो अब इसीलिए क्या होता है, कई छात्र होते हैं साल भर बड़े मेहनत से पढ़ते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, अच्छे से उनको हर एक बात समझ में भी आती है, वो उसका उत्तर भी देते हैं, परंतु परीक्षा के समय वो उसको व्यक्त नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, उनके नंबर कम आते हैं। लोग सोचते हैं लोग इन्होंने पढ़ाई नहीं की, पर उसका सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उसका भंडारण क्षेत्र जो है वो बड़ा कमज़ोर होता है। अब भंडारण क्षेत्र कमज़ोर है तो उसको वे दीर्घकालिक स्मृति कहलाती है, और जो पहले ग्रहण करने की होती है वो अल्पकालिक स्मृति होती है। तो दीर्घकालिक स्मृति उसकी कमज़ोर है तो उसके साथ ये समस्या खड़ी होगी। दीर्घकालिक स्मृति के साथ एक और भी बात है कि उसमें आपने एकत्र कर दिया और समझ में भी आ गया, सब है, याद भी है, लेकिन अगर दीर्घकाल तक उसका उपयोग ना किया जाए तो फिर वो भी विस्मरण में चली जाती है, विस्मृत हो जाती है। अब बैंक अकाउंट है, खोल दिया, उसमें आपने धन इकट्ठा किया, लेकिन अगर कई दिन तक उसका ट्रांजैक्शन ना करें तो वो बैंक को निष्क्रिय खाता कर देते हैं।
इसी तरह से ये बुद्धि भी निष्क्रिय टाइप प्रकार से हो जाती है। फिर आप सोचोगे अरे मैंने क्या पढ़ा था, मैंने ये सामान कहाँ रखा था, आपने बहुत दिन तक ध्यान नहीं दिया, वो फिर आपको ध्यान में नहीं आएगा कहाँ चला गया। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है कि अगर आपका भंडारण क्षेत्र कमज़ोर है तो फिर आप ज्ञान को संचित करके नहीं रख सकते। अब उसमें क्या है कि अगर जिसका पहला वाला क्षेत्र कमज़ोर है तो उसको आप कुछ बताएंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? वो जो आपने कहा वो उसके बुद्धि पटल पे अंकित नहीं हो रहा। अब जब बुद्धि पटल पे अंकित हो ही नहीं रहा है तो फिर वो कैसे काम करेगा? तो अब इसलिए जो है वो उसका भी मजबूत होना जरूरी है। फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग यूनिट समझ वाली स्थिति भी होना जरूरी है। तो ये जब तीनों चीज़ें मजबूत होंगी, हाँ, जिनकी तात्कालिक वाली बुद्धि और प्रोसेसिंग अच्छी होती है, समझ लिया उसने, अब छात्र 1-2 दिन पढ़ते हैं, अगले दिन परीक्षा दे आते हैं। अब परीक्षा दे आए, उनका काम बहुत अच्छे से हो गया। क्यों? उनकी तात्कालिक स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, उन्होंने उसका उपयोग कर लिया, तो उसमें उनका काम हो गया। तो अब ये जो स्थितियाँ अलग अलग उत्पन्न होती हैं, अब लोग तो ये कहते हैं लोग इन्होंने पढ़ाई नहीं की, इन्होंने अच्छे से उत्तर नहीं दिया, इन्होंने ये जो है सिली मिस्टेक कर दी। अरे भाई कैसे कर दी? उसका भी तो कोई कारण होगा। अब एक बात और भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण समझने लायक है, वो ये है कि कभी जो है जन्मजात कुछ मानसिक कमजोरी होती है, उसके बाद में किसी रोग के कारण उस पर मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ जाता है, वो क्षेत्र जो है उसकी तंत्रिकाएँ कमज़ोर हो जाती हैं। फिर ऐसा भी होता है गहरी चोट लग गई तो तंत्र का तंत्र नष्ट हो जाता है या दब जाते हैं, ब्लड क्लॉट पड़ जाते हैं उसमें। तो ऐसी जब अगर स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो फिर उसको कुशल चिकित्सक से उसका इलाज करा के उसका समाधान भी किया जा सकता है। मेमोरी अच्छी है, अच्छी खासी चल रही है, भूल गए, दवा लेंगे आप ठीक हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हो गई है तो फिर हम सतर्क रहें, उसको तत्काल उसका इलाज भी कराएं। अब इसी तरह से देखिए, जैसे बच्चा होता है छोटे में, अब उसका जो है मस्तिष्क कभी विकसित ही नहीं हुआ, शरीर विकास हो रहा है, बुद्धि मस्तिष्क का विकास हो रहा है, तो पहले 5 साल में उसके मस्तिष्क का विकास बड़ी तीव्रता से होता है। लेकिन उसके होने के बाद भी उसमें आपने कोई सॉफ्टवेयर तो भरे नहीं, कोई ज्ञान तो एकदम से आएगा नहीं, क्योंकि मस्तिष्क उसका नहीं है। तो जब नहीं है तो उसको आप कोई बात, बड़ी ज्ञान की बात बताएंगे तो वो उसको नहीं समझ सकता। इसी प्रकार वृद्धावस्था है। अब वृद्धावस्था में तंत्रिका तंत्र जो है, पूरा मस्तिष्क की स्थिति जो है, जैसे सारे अंग शिथिल होते हैं वो भी शिथिल हो गए। अब कोई उसमें आप अंकित करना चाहेंगे तो वो ठीक से उसको ले नहीं जाएंगी, वहाँ तक तंत्रिकाएँ ले नहीं जाएंगी उसके मूल बिंदु तक। और फिर उसमें जो है आप ले भी गई तो वो उसको ग्रहण नहीं करेगा। अब ग्रहण नहीं करेगा तो आप कहेंगे ये लो, अब ये बुढ़ा है, सठिया गया, अब इसको समझ में नहीं आ रहा, अब इसका क्या करें। तो अब ये सभी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और इसी प्रकार जब अल्जाइमर में आदमी फंस जाता है तो अल्जाइमर में क्या स्थिति उत्पन्न होती है कि वो सारी उसका स्मरण क्षेत्र ही खराब हो जाता है, तो उसे यही नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये जो स्थितियाँ हैं स्मृति की, बुद्धि और स्मृति की, ये बहुत ध्यान में रखने लायक है, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे इसके बिना संभव नहीं है। और इसके बाद जब हम आगे चर्चा करेंगे तो उसमें फिर हम जो है इसके बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है, हम इसकी व्याख्या करेंगे, और जिसको सुनकर आपको और अधिक आनंद आएगा कि आपकी बुद्धि वास्तव में किस प्रकार से कार्य करती है, किस दिशा में क्यों कार्य करती है और उसको किस प्रकार से अंजाम देती है।